हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 103 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, डिस्कस द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ तमिलकम। इस क्वेश्चन में हमें तमिलकाम के समय के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम को समझाना है। Question 2. Describe the main features of trade and urbanization in the period between 200 BCE till 300 CE। इसमें हमें 200 BCE से 300 CE के बीच के ट्रेड और शहरी विकास के मुख्य फीचर्स लिखने हैं। Question 3. Discuss the changes in the economy and society in the Gupta and post-Gupta period। इस क्वेश्चन में हमें गुप्ता और उसके बाद के युग में समाज और अर्थव्यवस्था में आए बदलाव लिखने हैं। Question 4. Write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. Religious policy of the Kushanas. B. The Sakka Kshatrapas of Western India. C. Political situation in the Deccan. D. The Tinne concept। इस क्वेश्चन में हमें कोई भी 2 टॉपिक्स छूने हैं और उन पर 200 वर्ड्स का शॉर्ट नोट लिखना है। Question 5. Write an essay on Harsha's political achievements। इसमें हमें हर्षा के पॉलिटिकल अचीवमेंट्स और उनके रूल के हाइलाइट्स बताने हैं। Question 6. Write an essay on the status of women from 300 BCE to 800 CE। इस क्वेश्चन में हमें 300 BCE से 800 CE तक महिलाओं की स्थिति और उनकी भूमिका के बारे में लिखना है। Question 7. Describe the various types of architecture in ancient India। इसमें हमें प्राचीन भारत की अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को डिटेल में बताना है। Question 8. Write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. Tamil literature. B. Udayagiri and Aaron sculptures. C. Aryabhatta. D. Epics and Puranas। इस क्वेश्चन में भी कोई भी 2 टॉपिक्स लेना है और उन पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Question 1. Discuss the economic, political and social organizations of Tamilikam। Question explanation। इस क्वेश्चन में हमें तमिलकाम के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आपको बताना है कि वहां की अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, राजनीति किस प्रकार की थी और समाज किस तरीके से व्यवस्थित था। आंसर। इंट्रोडक्शन। तमिलकाम प्राचीन साउथ इंडिया का एक एरिया था जो आज के तमिलनाडु और आसपास के रीजन्स जैसे केरला, आंध्र और कर्नाटका का हिस्सा था। लगभग 300 BCE से 300 CE के बीच ये रीजन अपने वाइब्रेंट कल्चर और गवर्नेंस के लिए मशहूर था। संगम लिटरेचर, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और इंस्क्रिप्शन से तमिलकाम की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम की अच्छी जानकारी मिलती है। मेन बॉडी। 1. इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, कृषि और भूमि व्यवस्था। कृषि तमिलकाम की इकोनॉमी का बेस थी। कावेरी जैसे नदियों के किनारे जमीन उपजाऊ थी और धान, बाजरा, गन्ना उगाया जाता था। भूमि अधिकार राजा या मुखियास के पास होता था और छोटे किसान या टेनेंट्स खेती करते थे। व्यापार और बाजार। तमिलकाम काफी बड़ा ट्रेड सेंटर था। यहाँ से रोम, ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया तक ट्रेड होता था। पोर्ट्स जैसे कवरीपट्टिनम और मुजीरी काफी इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से मसाले, मोती, कपड़े एक्सपोर्ट होते थे और रोमन कॉइन्स और लक्जरी गुड्स इंपोर्ट किए जाते थे। कारीगर और उद्योग। लोग कपड़ा बुनाई, धातु कला, मृतकला और मोती बनाने जैसे कामों में लगे होते थे। ये समा लोकल मार्केट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए बनता था। 2. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीति और शक्ति संगठन। तमिलकाम में चोला, चेरर और पंड्या जैसे बड़े डिनेस्टीज थी और उनके अलावा वेली जैसे छोटे चीफ्टन्स भी थे। पॉलिटिकल सिस्टम मोनार्की पे आधारित था। राजा के पास शक्ति होती थी लेकिन कुछ जगह पर ट्राइबल असेंबलीज भी होती थी। सेना और प्रशासन। रूलर्स अपनी आर्मी रखते थे और कर, टैक्स वसूल करते थे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में विलेज असेंबलीज और कुछ अधिकारी जैसे अरैयार और अमेचार इन्वॉल्व होते थे। दरबार और संस्कृति। राजा लोगों को वेअधर जैसे टाइटल्स दिए जाते थे। कोर्ट में कवियों, विद्वानों और कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता था।
दरबार गवर्नेंस और सांस्कृतिक सेंटर होते थे। 3. सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्लैन और कुटुंब व्यवस्था। तमिल समाज में क्लैन, कुटी और रेजिडेंस, कुड़ी के बेस पे लोग डिवाइड थे। तिनाई कॉन्सेप्ट के थ्रू अलग अलग इकोलॉजिकल जोन्स जैसे कुरिंजी, मरुदाम, मुल्ले के बेस पर लोगों का लाइफस्टाइल डिसाइड होता था। जाति और वृत्ति, यहाँ कास्ट रिजिड नहीं थी लेकिन ऑक्यूपेशन के बेस पर समाज डिवाइडेड था, जैसे योद्धा, किसान, व्यापारी, शिल्पकार, मछुआरे etc। महिलाओं की भूमिका, संगम लिटरेचर में महिला कवयित्री, योद्धा और क्वींस का जिक्र मिलता है, लेकिन पेट्रियार्कल सिस्टम चलता था और इनहेरिटेंस में पुरुष प्रमुख थे। धर्म और रीति रिवाज, नेचर वर्शिप, वीर पूजा और एंसेस्टर्स की पूजा होती थी। मुरुगन और कोटवाई जैसे देवी देवता लोकप्रिय थे। कंक्लूजन, तमिलकाम की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक व्यवस्था एक हाईली डेवलप्ड और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम को दिखाता है। कृषि और व्यापार ने इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाया, राजाओं ने ऑर्डर बनाए रखा और समाज अपने कल्चरल रूल्स के हिसाब से चलता था। इतिहास में तमिलकाम का एक विशेष स्थल है जहां गवर्नेंस और कला में काफी प्रगति देखी गई थी। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question 2. Describe the main features of trade and urbanization in the period between 200 BCE till 300 CE. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 200 BCE से 300 CE के बीच के ट्रेड और अर्बनाइजेशन के मुख्य फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। हमें बताना है कि उस समय का इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड कैसे था, ट्रेड सेंटर्स कैसे बने और कैसे शहरों का विकास हुआ। आंसर। इंट्रोडक्शन। 200 BCE से 300 CE तक का समय भारत के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण दौर था। इस दौरान देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ ट्रेड काफी बढ़ गया। इससे नए नए शहरों का विकास हुआ। ट्रेड रूट्स, मर्चेंट गिल्ड्स और ऐसे मुद्रिक व्यापार ने इस युग को एक इंटरकनेक्टेड और समृद्ध समाज बनाया। भारत का संबंध उस दौर में रोम, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से मजबूत बना। मेन बॉडी। 1. इंटरनल ट्रेड और इकोनॉमिक नेटवर्क। देश के अंदर ट्रेड के लिए अच्छी के सही रूट सिस्टम था जो टाउन्स, पोर्ट्स और रूरल एरियाज को जोड़ता था। कपड़ा, मसाले, धातु की चीजें और कृषि उत्पाद मुख्य वास्तु थी। कॉइन्स का यूज व्यापार में आसानी लाया, जिसमें सातवाहन और कुशाना कॉइन्स प्रोमिनेंट थे। हाट बाजार्स और फेयर्स रूरल ट्रेड के इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। 2. एक्सटर्नल ट्रेड और समुद्रिक संबंध। बाहर के देशों के साथ व्यापार, खासकर रोमन एम्पायर के साथ, बहुत तेजी से बढ़ा। एक्सपोर्ट आइटम्स में मसाले, कपड़ा, स्पेशली कॉटन और सिल्क, आइवरी और स्टोन्स शामिल थे। अरिकमेदु, कवरीपट्टिनम, भरूच, बरीगेजा और तमरालिप्टी जैसे पोर्ट्स व्यापार के सेंटर्स बन गए थे। भारत में रोमन कॉइन्स मिलना दिखाता है कि भारत का ट्रेड सरप्लस में था। 3. ट्रेड गिल्ड्स, श्रेणियों का रोल। व्यापारी और आर्टिसन गिल्ड्स ने ट्रेड और प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया। ये गिल्ड्स क्वालिटी और वेजेस कंट्रोल करती थी और अपने मेंबर्स को सिक्योरिटी भी देती थी। इन्होंने रिलीजियस और पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे स्तूप और टेम्पल्स बनवाने में भी योगदान दिया। कुछ गिल्ड्स बैंक्स की तरह भी काम करती थी और लोन देती थी। 4. अर्बनाइजेशन और शहरों का विकास। उज्जैन, मथुरा, पाटलिपुत्र और अमरावती जैसे शहरों का तेजी से विकास हुआ। शहर सिर्फ व्यापार के ही नहीं, रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी बन गए थे। सिटी प्लानिंग में रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम और मार्केट जोन्स क्लियरली दिखाई देते हैं। अर्बन लाइफ की झलक हमें जातक टेल्स और आर्कियोलॉजिकल फाइंड से मिलती है। 5. ट्रेड और अर्बन ग्रोथ के फैक्टर्स। मौर्य, सातवाहन और कुशाना रूलर्स के समय की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने ट्रेड को बूस्ट दिया। रोड्स, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, रिवर्स और रेस्ट हाउसेस ने कनेक्टिविटी इंप्रूव की। रूलर्स और गिल्ड्स का म्यूचुअल सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हेल्पफुल रहा। कंक्लूजन। 200 BCE से 300 CE का दौर भारत के ट्रेड और अर्बन डेवलपमेंट के लिए गोल्डन पीरियड था। व्यापार ने समाज और इकोनॉमी दोनों में बदलाव लाए। ट्रेड रूट्स, पोर्ट्स और गिल्ड्स की वजह से भारत एक ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटर बन गया। ये सब आगे के क्लासिकल इंडियन इकोनॉमी के बेस बन गए। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Discuss the changes in the economy and society in the Gupta and post-Gupta period. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें गुप्ता और पोस्ट गुप्ता युग के दौरान इकोनॉमी और सोसाइटी में आए बदलाव को एक्सप्लेन करना है। हमें खेती, ट्रेड, कास्ट सिस्टम, सोशल क्लासेस और धार्मिक प्रभावों पर फोकस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। गुप्ता काल को अक्सर गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन इस समय और उसके तुरंत बाद कई बड़े इकोनॉमिक और सोशल बदलाव भी आए। गुप्ता युग में समृद्धि के साथ साथ कास्ट सिस्टम और लैंड ग्रांट्स जैसे फीचर्स डेवलप हुए। पोस्ट गुप्ता युग में ट्रेड डिक्लाइन और रूरलाइजेशन ज्यादा देखने को मिला। इस आंसर में हम उन्हीं बदलावों का विस्तार से चर्चा करेंगे। मेन बॉडी। 1. इकोनॉमिक चेंजेस ड्यूरिंग गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। कृषि का विकास। ब्राह्मण और अधिकारियों को लैंड ग्रांट्स दिए जाने लगे, जो मोस्टली टैक्स फ्री होते थे। इससे जंगल और ट्राइबल एरियाज में भी खेती बढ़ी। व्यापार और शहरों का गिरावट। 6th सेंचुरी के बाद ट्रेड डिक्लाइन हुआ, खासकर रोमन ट्रेड। बहुत से शहरों का पतन हुआ और ग्रामीणीकरण बढ़ा। गिल्ड्स और क्राफ्ट्समैनशिप। गुप्ता युग में आर्टिजान गिल्ड्स श्रेणियां स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन पोस्ट गुप्ता में ट्रेड कम होने से उनका रोल कम हो गया। 2. सामाजिक बदलाव गुप्ता और पोस्ट गुप्ता युग में। कास्ट सिस्टम का सख्त होना। वर्ण और जाति सिस्टम और रिजिड बना। नए ऑक्यूपेशनल और माइग्रेंट बेस्ड जातियां उभार के आए। ट्राइबल्स को लोअर कास्ट्स में सम्मिलित किया गया। लैंडेड एलीट्स का उदय। ब्राह्मण्स और समानतास को लैंड मिलने लगा, जिससे रूरल एलीट सिस्टम बना। जमींदार्स, टेनेंट्स और खेती मजदूरों का हायरार्की डेवलप हुआ। महिलाओं की स्थिति। महिलाओं का सामाजिक स्थिति गिरने लगी। बाल विवाह, एजुकेशन रिस्ट्रिक्शंस जैसे ट्रेंड्स बढ़ने लगे। उनका रोल मेनली डोमेस्टिक हो गया। 3. धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। ब्राह्मणिज्म और मंदिर संस्कृति का विकास। मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं, इकोनॉमिक सेंटर भी बन गए। रूलर्स और एलीट्स की डोनेशन से ब्राह्मणिकल डोमिनेंस बढ़ा। भक्ति मूवमेंट और नए सेक्ट्स। वैष्णविज्म और शैविज्म जैसे मूवमेंट्स पॉपुलर हुए। इन्होंने समाज में नए वैल्यू सिस्टम्स डेवलप किए। शिक्षा और भाषा। संस्कृत एलीट लैंग्वेज बनी रही। बुद्धिस्ट और जैन इंस्टीट्यूशंस स्पेशली नॉर्थ में कमजोर पड़ गए। राजनीतिक असर इकोनॉमी और समाज पर। फ्यूडल स्ट्रक्चर का उदय। सेंट्रल पावर कमजोर हुआ और रीजनल किंग स्ट्रांग हुए। समानतास ने टैक्स कलेक्ट किया और लोकल आर्मी मेंटेन की। इससे लोकल लेवल पर इनइक्वालिटी बढ़ने लगी। ट्राइबल समुदायों का पेजेंटाइजेशन। ट्राइबल्स को खेती में लगाया गया। काफी लोग बॉन्डेड लेबर या लोअर कास्ट के रूप में आ गए। कंक्लूजन। गुप्ता और पोस्ट गुप्ता काल में कई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस आए। एक तरफ गुप्ता काल ने प्रॉस्पेरिटी दिखाई, दूसरी तरफ पोस्ट गुप्ता में डिसेंट्रलाइजेशन और सोशल रिजिडिटी बढ़ी। ये सभी बदलाव आगे चलकर मिडीवल इंडिया के स्ट्रक्चर का बेस बन गए। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Let's see the next question. Question 4. Write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. Religious policy of the Kushanas. B. The Sakka Kshatrapas of Western India. C. Political situation in the Deccan. D. The Tinne concept. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ऊपर दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी भी 2 पर लगभग 200 शब्दों में शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर एक टॉपिक के लिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, की फीचर्स और उनका इंपॉर्टेंस बताना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ये सभी टॉपिक्स प्राचीन भारत के पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। कुशनास और शाका क्षत्रपास ने भारतीय इतिहास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। डेक्कन का पॉलिटिकल सीन काफी डायनामिक था और तिनाई कॉन्सेप्ट तमिल कल्चर का एक यूनिक इकोलॉजिकल सिस्टम बताता है। हर टॉपिक एक अलग रीजन और थीम को हाईलाइट करता है। मेन बॉडी। ए. रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द कुशानस। कुशाना राजाओं, खासकर कनिष्का, ने रिलीजियस टॉलरेंस को सपोर्ट किया और बुद्धिज्म, शैविज्म और ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म जैसे कई धर्मों को पैट्रोनेज दिया। कनिष्का ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में बुलाई, जिससे महायाना बुद्धिज्म काफी पॉपुलर हुआ। उनके सिक्के पर कई धर्मों के देवताओं की छवि थी, जिससे उनकी मल्टी रिलीजियस आइडेंटिटी दिखाई देती है। उनकी पॉलिसी ने भारत और सेंट्रल एशिया के बीच कल्चरल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया। बी. द सक्का क्षत्रपास ऑफ वेस्टर्न इंडिया। सक्का क्षत्रपास ने गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र के कई हिस्सों पर 1st से 4th सेंचुरी सीई तक राज किया। ये लोग इंडो-सिथियन पर धीरे धीरे भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गए। रुद्रदमन I जैसे शक्तिशाली राजाओं ने संस्कृत इंस्क्रिप्शंस जैसे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के माध्यम से संस्कृति को प्रमोट किया।
उनके शासन के दौरान ट्रेड, इरिगेशन और अर्बनाइजेशन काफी डेवलप हुआ। सी पॉलिटिकल सिचुएशन इन द डेक्कन। सातवाहन्स के बाद डेक्कन में इक्ष्वाकु, वकाटका और कदंबा जैसे नए राज्य उभरे। नॉर्थ और साउथ के राज्यों में फ्रीक्वेंट वॉर्स होते थे कंट्रोल के लिए। डेक्कन एक कल्चरल ब्रिज के रूप में काम करता था जहां नॉर्थ और साउथ की कला और भाषा मिलती थी। पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन के बावजूद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और टेम्पल इकोनॉमी काफी स्ट्रॉन्ग बनी। डी द टिनई कॉन्सेप्ट। तिनाई कॉन्सेप्ट तमिल संगम साहित्य से लिया गया है, जिसमें 5 प्रकार के इकोलॉजिकल जोन्स बताए गए हैं: कुरिंजी, मुल्ले, मरुटम, नेयदल और पलाई। हर जोन का एक लैंडस्केप, प्रोफेशन और इमोशनल थीम था। जैसे कुरिंजी में लव और हंटिंग होता है, मरुटम एग्रीकल्चर और प्रॉस्पेरिटी का जोन है। तिनाई एक एंशिएंट इको कल्चरल सिस्टम को दिखाता है जो नेचर और ह्यूमन इमोशंस को जोड़ता है। कंक्लूजन। इन टॉपिक्स से हमें प्राचीन भारत की रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटी का ज्ञान मिलता है। कुशनास और शकास के सेक्युलर रूल से लेकर डेक्कन के राजनीतिक बदलाव और तिनाई के प्राकृतिक कॉन्सेप्ट तक, ये सब हमारे इतिहास के इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। यह शॉर्ट नोट्स एक बड़े हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क का पार्ट हैं जिससे एग्जाम के लिए स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बनती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।